गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साइंस के 4 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। आपको हमने फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट कंप्लीट करवा दिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितने भी आपके आसपास में 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं नया यूनिट, हमारा यूनिट 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। मानव शरीर जो है रोजाना अनेक रोगाणुओं से उद्भासित होता रहता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा शरीर है वो रोजाना अनेक रोगाणुओं को अपने शरीर में एंटर करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा शरीर रोग ग्रसित भी हो जाता है, कई बार रोग ग्रसित नहीं होता है, ठीक है। जब रोग ग्रसित नहीं होता है तो इसी को अपन प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। इसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और यही जो प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर की, इसी को कहते हैं एंटीबॉडी। आपने सुना होगा अभी कोरोना काल में, आपने सुना होगा कि इसकी एंटीबॉडी बहुत विकसित है, इसलिए ये ज़्यादा बीमार नहीं हुआ। इसकी कमजोरी है, शरीर में कमज़ोर है, इस वजह से ये ज़्यादा बीमार हो गया, ठीक है। और हमने सुनने में भी आया कि जो इंसान ज़्यादा पहले बीमार रहते थे उनको कोरोना हो जाता है तो उनकी डेथ भी हो सकती है, चांसेस है। तो वो सभी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात और एक होती है उपार्जित। जन्मजात क्या होती है? ये हमें पेरेंट्स से मिलती है। जिस प्रकार के हमारे पेरेंट्स होंगे, अगर हमारे पेरेंट्स बिना किसी बीमारियों के रोगग्रसित नहीं है तो वो हमें भी, जो हम भी होते हैं, जो उनके संतान भी होंगी वो भी रोगग्रसित नहीं होंगी और उनकी भी एंटीबॉडी मजबूत होंगी। और एक और हो जाती है उपार्जित। उपार्जित का मतलब होता है कि हम जो एंटीबॉडी बनाते हैं हमारे शरीर में, कई बार हम दवाइयों से बनाते हैं, फल फ्रूट से बनाते हैं, खाने पीने से बनाते हैं, तो वो चीज़ होती है उपार्जित, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होगी, जन्मजात और उपार्जित। इसके बारे में हम आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब रोगाणु के उन्मूलन, यानी मतलब अगर शरीर हमारा रोगाणु ग्रसित हो जाता है, ठीक है, उसको वापस ठीक करने के लिए हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र, यानी मतलब जो हमारे शरीर क्रिया करता है और उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में। हमें किताब में बताया गया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक और उपार्जित। स्वाभाविक वो प्रणाली होती है जो जन्मजात होती है, यानी स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो जन्मजात होती है। और इसी प्रतिरक्षा प्रणाली को हम दो नामों से जाने जाते हैं, एक तो अनिर्दिष्ट, जिसे सामान्य के नाम से जानते हैं, सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली विधि, और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यानी जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है वो जन्मजात होती है, जो आपको मैंने बताया था कि पेरेंट्स के द्वारा हमको मिलती है, हेरारिकल कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली को और किसी नाम से जाना जाता है, अनिर्दिष्ट प्रणाली के नाम से और प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से। इसके अलावा स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप में सबसे पहला आया भौतिक अवरोधक। यानी मतलब है कि हमारा भौतिक अवरोधक क्या होता है? भौतिक अवरोधक का मतलब होता है शरीर का बाहरी पार्ट जो हमें रोगाणुओं से बचाता है। तो हमें रोगाणुओं से बचाने के लिए काम कौन कौन करता है? देखो, जैसे कि त्वचा, ये जो हमारी स्किन होती है ये हमें कई रोगाणुओं से बचाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे नासिका छिद्र होता है, ये भी हमारे भौतिक अवरोधक में शामिल होता है। और इस प्रकार अन्य अंग, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है? भौतिक अवरोधक। यानी जो शरीर के बाहर वाले भाग जो हमें रोगाणुओं से बचाते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, वो कौन से होते हैं? भौतिक अवरोधक। इसके बाद में आता है रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, जो हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे में बनने वाले अम्ल, जैसे हमारे शरीर में HCl होता है, अगर वो HCl में कमी हो जाती है तो लूज मोशन होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो आमाशय अम्ल होता है। इसके अलावा यौनिक अम्लीय वातावरण होता है, ठीक है। इसके अलावा लार होती है, अश्रु पसीना होती है आदि, ये सभी रासायनिक क्रियाओं में शामिल होता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कोशिका अवरोधक। कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, इसमें कोशिकाएं एक तो मोनोसाइट है, महाभक्षक कोशिकाएं हैं, ये अवरोधक होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। और ये हमें कई बीमारियों से बचाती है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आ रहा है जवर और सूजन, ये भी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसमें क्या होता है? ये उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को दो नाम से जाना जाता है, अनुकूली और विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एक तो अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली और विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली। ये प्रतिरक्षा प्रणाली जन्मजात नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो पहले वाला जो जन्मजात थी, ये जन्मजात नहीं होती है, इसे हमें खुद को उपार्जित करनी होती है, ठीक है। ये जन्म के बाद मानव शरीर में
प्रतिजन के विरुद्ध उत्पन्न की जाती है। यह जन्म के बाद में अपने, जैसे कि आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में टीके लगते हैं जो है ना, जिनके बच्चे होने वाले होते हैं, तो वो जो है वो क्या है, प्रतिजन के विरुद्ध उत्पन्न की जाती है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ को खत्म कर देता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टीका लग रहा है, ठीक है, वो टीका क्या करता है, अपने शरीर में जाता है, शरीर में जाने के बाद में वो कोई सूक्ष्म जीव है अपने शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है, या कोई बाह्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको खत्म करता है और एक प्रतिरक्षा प्रणाली को जनरेट करता है हमारे शरीर में। तो इसे कहते हैं एंटीबॉडी का बनना। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, उपार्जित होता है, हमने लिया उसे। ठीक है, ये हमारे शरीर में खुद ने नहीं बनाया। कहीं इसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर खुद उसे जनरेट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोरोना में कई इंसान बिना हॉस्पिटल गए खुद ही घर पर रिकवर हो गए, तो वो रिकवर हुए वो क्या इसमें आ जाते हैं, जिसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी उनका शरीर खुद एंटीबॉडी को रिलीज कर रहा है और उनका शरीर सूक्ष्म जीव और बाह्य पदार्थों को उनसे बचा रहा है। ठीक है, फिर एक और होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि शरीर एंटीबॉडी रिलीज नहीं कर पाता है, उसको एंटीबॉडी रिलीज कराने के लिए बाह्य, यानी मतलब है बाह्य प्रतिजन को हमारे शरीर में एंटर कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाह्य विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रविष्ट कराई जाती है। ठीक है, यही बात हो रही है कि इसमें क्या होता है, शरीर में बाहर से प्रतिजन को एंटर कराया जाता है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी को रिलीज करता है। इसमें क्या होता है, एक तो इसके एग्जांपल है डिप्थीरिया, टिटनेस के टीके जो भी। अब हम बात करते हैं प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी के बारे में। ये जो प्रतिजन है ये हमारे शरीर में जो रोगाणु अथवा पदार्थ हैं उनको क्या करता है, खत्म करता है, और ये अपने शरीर में जाने के बाद में प्लाज्मा कोशिका को और प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो आपको स्पेशली याद रखना कि प्रतिजन है ये बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के बाद में ये क्या करता है, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित होकर प्रतिरक्षा उत्पादन हेतु अपने शरीर को प्रेरित करता है। इसके अलावा ये जो प्रतिजन है ये प्रतिरक्षा एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है, ये भी ये प्रतिजन है, ये प्रतिरक्षा एक प्रोटीन होता है। ये भी बात ध्यान रखना है आपको। प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन अथवा उससे ज्यादा भी हो सकता है। कितना होता है इसका आणविक भार प्रतिजन का, 6000 के समथिंग होता है या उससे अधिक भी हो सकता है। प्रतिजन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रतिजन देखो एक तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, इसमें लिपिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, ये सभी मिलके किसका निर्माण करते हैं, प्रतिजन का निर्माण करते हैं। और प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी जो प्रतिजन है ये क्या करता है, इसकी जितनी मात्रा होती है ये सभी की सभी किसी प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। इसका कुछ अंश होता है जो इसका कुछ विशिष्ट अंश होता है वही प्रतिरक्षा से जुड़ते हैं, और इस अंश को अपन एंटीजनी का नाम देते हैं या एंटीटोपी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि प्रतिजन होता है वो संपूर्ण अणु या उसका पूरा अंश एक साथ काम नहीं करता है, उसका कुछ अंश ही काम करता है। इसी को अपन एंटीजनी या एंटीटोपी के नाम से जाना जाता है। एक प्रोटीन में कई एंटीजन होते हैं, जो प्रोटीन होता है उसमें कई एंटीजन पाए जाते हैं और इन्हीं को एंटीजन संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीजन की संयोजकता। और ये इसकी संयोजकता 100 से अधिक भी हो सकती है। ये अभी हमने इसके प्रतिजन के बारे में पढ़ा था। प्रतिजन होता क्या चीज है, प्रतिजन क्या होता है, शरीर के अंदर बाहरी रोगाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। बाहरी रोगाणु जैसे कि कोरोना वायरस होता है वो भी बाहरी रोगाणु है, वो हमारे शरीर में एंटर करने के बाद में कौन कौन सी क्रिया करता है, ठीक है, वही प्रतिजन होता है। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के 4 चरणों में संपादित करता है। यानी इसके कितने अपने ये जो हमारे शरीर की एंटीबॉडी होती है, ठीक है, क्या होती है, एंटीबॉडी।
इस एंटीबॉडी को ये प्रतिजन किस प्रकार विनाश करता है, यानी मतलब उसको खत्म करता है हमारे शरीर की एंटीबॉडी को। जब हम कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है उस एंटीबॉडी को ये किस प्रकार खत्म करता है, यानी अपने शरीर की शक्ति को किस प्रकार खत्म करता है, ये 4 चरणों में हमें बता रहा है। पहला, ये अंतर्निहित प्रतिजन अथवा बाह्य प्रतिजन में विभेद करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, हमारे बाह्य एंटीबॉडी और अंदर की जो एंटीबॉडी होती है एंटीजन होता है उनको डिफरेंट करता है, यानी अलग अलग करता है। ठीक है, उनका बारे में पता लगाता है। अंतर्निहित प्रतिजन अथवा बाह्य प्रतिजन में विभेद करना, पहले यह ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, हमारे शरीर में बी लसिका, यानी मतलब है कि कोरोना वायरस कहाँ से जाता है, या तो नाक के द्वारा जाता है या मुंह के द्वारा जाता है। तो ये क्या करता है, बी लसिका कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ा देता है। क्या करता है, बी लसिका कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ा देता है। ये क्या करता है, अपने लार होती है, लार कोशिकाओं से यह सक्रियता बढ़ाता है, यानी कुछ कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तथा अन्य उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फिर क्या करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये क्या करते हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, फिर प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्या होता है, फिर प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, हमारे शरीर पर विशिष्ट प्रतिरक्षा, यानी मतलब है प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। ये याद रखना। देखो, एक तो होता है प्रतिरक्षा, जिसे अपन एंटीबॉडी कहते हैं, जो हमारे शरीर को बाहरी रोगाणुओं से बचाती है। एक और होता है प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, यानी ये प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, हमारी एंटीबॉडी को खत्म करने का काम करती है और खुद की संख्या बढ़ाती है। फिर प्रतिजन क्या करता है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, यानी जिसे एंटीजन एजी कहते हैं और एंटीबॉडी एबी कहते हैं, प्रतिक्रिया तथा कोशिका के माध्यम प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिक्रिया का विनाश करते हैं, यानी मतलब प्रतिजन का विनाश करते हैं। प्रतिजन क्या करता है, देखो, प्रतिरक्षी का क्या करता है, विनाश करता है। हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में ये क्या करता है, प्रतिजन उसका विनाश कर देता है क्रियाओं के द्वारा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कोरोना वायरस होता है। ये कोरोना वायरस हमारे सांस के द्वारा या नाक के अपने लार के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में ये क्या करता है, हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी उससे पता लगाती है कि ये क्या है। तब तक ये क्या करता है, अपने शरीर में अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिससे प्लाज्मा कोशिका का निर्माण होता है, और है ना। ठीक है, फिर ये क्या करता है, प्लाज्मा कोशिका हमारे शरीर में ये क्या करती है, अपनी एंटीबॉडी को खत्म करती जाती है। ठीक है, और हमें रोग ग्रसित कर देती है। यही प्रतिजन होते हैं, इसके बारे में आप समझ लिया। अब हम कल बात करेंगे एंटीबॉडी को। अब इस प्रतिजन को कैसे वापस खत्म करेगा हमारा शरीर, उसके बारे में हम कल की यूनिट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।